अरे साले साहब, जरा मुझे टीवी का रिमोट तो पकड़ाना, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा और आईपीएल शुरू होने वाला है। हाँ। क्या जीजा जी, सामने पड़ा रिमोट भी आपसे उठाया नहीं जा रहा? सारा दिन बस टीवी देखते रहते हो। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे साथ ऑफिस चला करिए। अच्छा बेटा, अब हमारे ये दिन आ गए कि तुम सिखाओगे हमें। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। दीपक जानता था कि उसकी बातों का मुरारी लाल पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बड़ा आया था मुझे ज्ञान बांटने। फिर मुरारी लाल टीवी देखने में मग्न हो जाता है। अरे कोहली आउट, कभी तो आईपीएल में चल जाया कर। हैं? मुरारी लाल पैसे और मौज मस्ती से बढ़कर दुनिया में किसी और चीज को अहमियत नहीं देता था। वो उल्टे सीधे कामों में अपना सारा दिन बिता देता था। घर का एक दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता था। फिर एक दिन मुरारी लाल अपनी सास से कहता है, अरे सासू माँ, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, एक लैपटॉप लेने की सोच रहा हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है दामाद जी, तुम रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। फिर वो तिजोरी से पैसे निकालकर मुरारी लाल को दे देती है। मुरारी लाल सारे पैसे जेब में डालकर वहाँ से चला जाता है। शाम को मुरारी लाल सोफे पर बैठा पबजी खेल रहा होता है। हाँ हाँ, बस बस भाई, थोड़ा और आगे जा। रुक रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। अचानक कमरे में मुरारी लाल की पत्नी सावित्री आ जाती है। तो ये है आपका लैपटॉप। उफ, आप तो मेरी माँ से कहकर गए थे कि मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, कोई नया बिजनेस शुरू करना है। अरे भाग्यवान, इस फोन की बैटरी बहुत अच्छी है, मैं इसमें आराम से सारा दिन पबजी खेल सकता हूँ। अब चलो यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। हाँ हाँ, जाती हूँ, वैसे भी मुझे पत्थर से सर फोड़ने का कोई शौक नहीं है। फिर सावित्री गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इस घर में एक से एक नमूने हैं, जिसे देखो मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुरारी लाल रोज किसी न किसी बहाने से अपनी सास से पैसे लेता और बाहर जाकर मौज मस्ती में सारे पैसे उड़ा कर आ जाता। एक दिन उसके ससुराल का पुराना वकील उनके घर आता है और मुरारी लाल की सास से कहता है, माँ जी, मैं अगले हफ्ते प्रॉपर्टी के सारे पेपर बनवा कर ले आऊंगा और दीपक बेटा के दस्तखत करवा कर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दूंगा। मुरारी लाल वहीं पास में खड़ा वकील की सारी बातें सुन लेता है। तो ये बात है, सारी प्रॉपर्टी उस बेवकूफ दीपक के नाम हो जाएगी, लेकिन मेरा नाम भी मुरारी लाल है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन हरिया वकील के साथ सारे कागज तैयार करवाकर मुरारी लाल के पास आ जाता है। मुरारी लाल उसे लेकर अपनी सास के पास जाता है और सास से कहता है, माँ जी, मैंने फैसला कर लिया है कि अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा। बस ये कुछ कागजातों पर आप अपने दस्तखत कर दीजिए। अरे बेटा मुरारी, इसी दिन का तो मुझे कब से इंतजार था। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। मैं अभी इन कागजातों पे दस्तखत कर देती हूँ। कागजातों पर दस्तखत होते ही सारी प्रॉपर्टी मुरारी लाल के नाम हो जाती है। अगले दिन मुरारी लाल दीपक से कहता है, दीपक, कल से तुम्हें दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने नए लोगों की भर्ती शुरू कर दी है। तुम अपने लिए कहीं और नौकरी ढूंढ लो और हाँ, रहने के लिए भी कोई दूसरी जगह देख लो। तभी वहाँ मुरारी लाल की सास आकर कहती है, ये सब तुम क्यों कर रहे हो बेटा मुरारी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, हम तो तुम्हारे अपने हैं। अरे माँ जी, मैं तो सिर्फ पैसों को अपना मानता हूँ, पैसा है तो सब कुछ है, और वैसे भी ये सब मैं अपने अच्छे भविष्य के लिए ही कर रहा हूँ। तभी मुरारी लाल की पत्नी सावित्री गुस्से में कहती है, सुनो जी, मेरी माँ और भाई अगर इस घर को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। आप अच्छी तरह से सोच लीजिए।
लेकिन सावित्री की बातों का मुरारी लाल पर कोई असर नहीं पड़ता। उसके सर पर तो दौलत का नशा सवार होता है। हाँ, ये तो और अच्छी बात है। कम से कम ये रोज रोज की तुम्हारी किटकिट तो नहीं सुननी पड़ेगी। अगले दिन दीपक सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मुरारी लाल उस घर में अकेला रहने लगता है। कुछ दिन तो उसके मजे से गुजर जाते, लेकिन धीरे धीरे उसका अकेलापन उसे काटने को दौड़ता है। वो समझ जाता है कि परिवार के बिना जिंदगी जीने में कोई मजा नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर मुरारी लाल अपनी पत्नी के पास जाकर उससे माफी मांगता है और सब लोग उसे माफ कर देते हैं। तभी मुरारी लाल का साला कहता है, जीजाजी माफी मांगते अच्छे नहीं लगते। इस काम के लिए हम साले हैं ना। शिक्षा, हमारे रिश्ते पैसों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। गजोधर के बापू जनकपुर के एक गोदाम में मजदूर थे। बापू की बड़ी इच्छा थी कि गजोधर भी अपने भाई भूपेंद्र की तरह पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन गजोधर को पढ़ाई करने का रत्ती भर भी शौक नहीं था। गजोधर दिन भर अपने दोस्तों के साथ गोटियां खेला करता था। 20 साल बाद अब गजोधर उसका भाई भूपेंद्र दोनों जवान हो चुके थे। भूपेंद्र एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था। गजोधर बेटा, अब तू भी कुछ काम ढूंढ ले। देख, तेरे भाई को देख, कितनी अच्छी नौकरी मिली है। बापू, तुम तो जानते हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कौन हमको नौकरी देगा। तू पढ़ा लिखा नहीं है, इसी की तो ज्यादा चिंता है। पता नहीं तू अपना जीवन कैसे जिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू भी मेरी तरह उम्र भर मजदूरी करे। मैं तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ बेटा। ठीक है बापू, मैं कुछ काम ढूंढता हूँ। गजोधर घाट पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। क्यों ना हम घाट पर गुब्बारे बेचे। हाँ, बच्चे बहुत आते हैं यहाँ, तो गुब्बारों का धंधा तो अच्छा चलना ही चाहिए। चलो अभी जाकर ये अच्छी खबर बापू को सुनाता हूँ। गजोधर घाट से घर के रास्ते निकल पड़ा। रास्ते में गजोधर को गर्मा गर्म पकोड़े की खुशबू आई। खुशबू सूंघकर गजोधर रुक गया। अरे वाह, ये पकोड़े कितने मजेदार लग रहे हैं। मन तो कर रहा है इन्हें अभी खा लूं। खा ही लेता हूँ। पकोड़े खाते खाते गजोधर सोचने लगा, घाट के पास तो खाने पीने की कोई चीज है नहीं, क्यों ना मैं ऐसे पकोड़े बनाना सीख लूं और घाट पर पकोड़े बेचूं। अब से रोज गजोधर इस पकोड़े की दुकान के बाहर बैठकर देखा करता था कि हलवाई पकोड़े कैसे बनाता था। एक दिन हलवाई ने गजोधर को बुलाया। काहे भाई, तुम हर रोज हमें टुकुर टुकुर काहे देखते रहते हो? हम आपको नहीं, आपके पकोड़े बनाने के तरीके को देखते हैं। गजोधर ने सब कुछ सच सच हलवाई को बता दिया। हलवाई अच्छा था, उसने गजोधर को अच्छे पकोड़े बनाने का तरीका सिखाया और फिर अगले दिन से गजोधर ने घाट पर पकोड़े का एक ठेला लगाया। घाट पर अक्सर भीड़ बनी रहती थी, इसलिए गजोधर का व्यापार अच्छे से पनपने लगा। जल्द ही गजोधर ने अपनी सहायता के लिए एक नौकर रख लिया। अब गजोधर के बापू अपने बेटे को कमाता देख खुश थे, क्योंकि अब गजोधर अपने पढ़े लिखे भाई भूपेंद्र से भी ज्यादा कमाता था। पकड़ों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गजोधर सोचने लगा कि वो अपने व्यापार को और कैसे बढ़ा सकता है। मैं और क्या अलग कर सकता हूँ? शायद मुझे अलग अलग प्रकार की चटनियाँ रखनी चाहिए। इसके बाद गजोधर ने अलग अलग प्रकार की चटनी भी रखनी शुरू कर दी। और फिर क्या था, ग्राहकों की तो भीड़ बढ़ती चली गई और गजोधर के पकोड़े अपनी विशेष चटनियों के लिए मशहूर हो गए। 1 साल बाद गजोधर ने शहर के बीचों बीच एक और पकोड़ों की दुकान खोली और इसके बाद गजोधर की और कई दुकानें खुलती गई। सारा शहर गजोधर के पकोड़ों का दीवाना बन गया था। गजोधर अब इतना बड़ा सेठ बन गया था, लेकिन वो अब भी अपनी घाट के पास की दुकान पर पकोड़े तला करता था
और कुछ ही सालों बाद गजोदर का ये पकोड़ों का व्यापार इतना बड़ा बन चुका था कि लोग दूर दूर से सिर्फ गजोदर के पकोड़े खाने आया करते थे। एक दिन एक रिपोर्टर ने गजोदर को उसकी सफलता का राज पूछा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ठहरा अनपढ़, करता भी तो क्या करता। मैं पकोड़े बनाना सीखा और सिर्फ अपने धंधे को बड़ा करने के पीछे मेहनत करने लगा, और शायद इतने सालों की मेहनत ही है जो आज इतने बड़े व्यापार के रूप में रंग लाई है। गजोदर पकोड़े वाला 1 करोड़पति बन गया क्योंकि उसने एक दिशा में ही मेहनत की। शिक्षा, सफल होने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जरूरत है कि हम केवल एक ही दिशा में जी जान से मेहनत करें, चाहे वो कोई भी काम हो।